हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो कल हम लोगों ने किया था 2024 का जो री एग्ज़ाम हुआ था सितंबर का शिफ्ट 1 का फर्स्ट 250 जो तुम्हारे 51 टू 100 क्वेश्चंस थे वो किए थे हमने। आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ 101 से लेके 1040 तक 140 तक क्वेश्चंस जो हैं उनकी मैं सीरीज़ लेके आई हूँ। जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस है वो तुम्हारे पीबी क्यूज होते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आई डोंट थिंक सो वो फ्री का नंबर होता है, उसको उसमें तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी क्योंकि उसमें डायरेक्ट आंसर होता है, तुम्हें सिर्फ पैसेज पढ़ना है और उससे आंसर निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन या दिस वन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, कुछ ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स दिए हुए हैं एंड उसी के साथ लीडर्स दिए हुए हैं कि उस टाइम पे कौन से लीडर ने कौन सी अग्रीमेंट साइन किया। शिमला अग्रीमेंट हुआ है 1971-72 के जो वॉर हुआ था बांग्लादेश के टाइम पे, बांग्लादेश से जो वॉर हुई थी तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने साइन किया था, तो ए का 2। ताशकंद अग्रीमेंट जो है शास्त्री जी के टाइम का है, ठीक है, तो बी का 4 हो गया। इंडस वाटर ट्रीटी जो है जवाहरलाल नेहरू के टाइम की, तो सी का 1 हो गया। एंड इंडो यूएस न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो है डी का 3 हो गया। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2 एंड बी का 4, सी का 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। यस, द ऑप्शन 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है तुम्हारा है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स दैट आर रिलेटेड टू द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखो इसमें जो दिया हुआ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, गुजराल डॉक्ट्राइन, पंचशील, पंचामृत, लोकीस्ट। देखो पंचशील जो है वो 50s एंड 60s के टाइम पीरियड का है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद होगा कि पंचशील जो है इंडिया और चाइना के बीच का था, तो सी को मैं सबसे पहले रखूंगी। सी से अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मेरे पास 3 है, थोड़ा सा कट गया है तुम्हारा जो फोर्थ वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला ऑप्शन है, तो सी से मेरे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो थर्ड वाला तो एलिमिनेट करो, पहले उसको हटा दो। अब सी के बाद पंचशील के बाद मैं क्या देखती हूँ, पंचशील के बाद जो है तुम्हारा या तो मैं गुजराल डॉक्ट्राइन ले सकती हूँ, उसमें पहले ही दिया हुआ है सी के बाद ई आएगा, तो सी के बाद अगर ई है लुक ईस्ट पॉलिसी, तो सी के बाद ई है। ई के बाद जो है मैं क्या ले सकती हूँ, मैं एक ही ऑप्शन ले सकती हूँ, वो है तुम्हारा गुजराल डॉक्ट्राइन, क्योंकि गुजराल डॉक्ट्राइन जो है 1995-96 का पूरा टाइम पीरियड रहा है उसका। तो सी ई बी ऑप्शन नंबर 4। देन आएगा ए इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो 2005 की है, एंड डी आ जाएगा पंचामृत जो कि मोदी जी के टाइम का। सिंपल क्वेश्चन, तो इसका तुम्हारा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4, सी ई बी ए डी। यस, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। विच इज द नोडल एजेंसी टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। कौन सी ऐसी मेजर एजेंसी है जो अचीव कर सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया को। क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ, विच इज द नोडल एजेंसी टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। तो इसका आंसर देखो सिंपल सा होगा, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके क्या बना था, नीति आयोग बना था, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ द रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर द इक्वालिटी अमंग रिलीजियस कम्युनिटीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ट्रू। The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any. Yes, true. Atheist भी रह सकता कोई बंदा। The Constitution of India advocates the titles of the military or academic distinction for the citizen of India. True. ठीक है। Fundamental rights are non-justiciable. नहीं, ई वाला तो एलिमिनेट करूंगी मैं पहले। ई कैसे हो जाएगा भाई, फंडामेंटल राइट्स है जस्टिसेबल है ना, तभी तो तुम उसका अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो आर्टिकल जो तुम्हारा 32 है वो क्या कहता है कि जाओ भैया कोर्ट के पास जाओ उसको रिस्टोर करवाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई जो है तुम्हारा करेक्ट होगा, एंड इस वाले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। We contend that we are concerned only with finding a choice mechanism that will lead to pursue a satisfying path। अरे satisfying आ गया यार, आगे पढ़ोगे भी नहीं तो भी इसका क्वेश्चन का आंख मूंद के आंसर तुम दोगे। हर्बर्ट साइमन, satisfying रैशनल चॉइस, इसका जो पूरा रहा है हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट याद करो। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, which among the following statement is related to the common but differentiated responsibilities is not correct। ठीक है,
कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखो पहले है क्या, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है कि CBDR में क्या है कि जो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री है उसमें ये बोलना चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है अभी डेवलपमेंट उनके तरफ से जो है वो स्टार्ट हुई है। बट ऑन दी अदर हैंड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनका जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, सो दे हैव अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो क्या बोल रहा है, इसके पॉइंट्स पढ़ो। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल एनवायरमेंटल नॉन डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ट्रू है। इट फेवर्स द डेवलपिंग कंट्रीज, एक मिनट रुकते हैं इस पे। इट ग्रांट सर्टेन ट्रेड कंसेशंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज, आई डोंट थिंक सो। डेवलप्ड कंट्रीज आर अपोज टू इट, यस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है तुम इसका ऑप्शन नंबर 3 लो, क्योंकि ट्रेड कंसेशन की क्यों बात करेगा यार, ट्रेड कंसेशन की तो बात ही नहीं गई है डेवलप कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें जो है इन्वायरमेंट वाला ये है, तो ट्रेड इसमें कहाँ से आएगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का होगा ऑप्शन नंबर 3। आते हैं हाना आर्डेंट के क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाना आर्डेंट एनालाइसिस द वाइटा एक्टिवा via 3 categories which corresponds to the 3 fundamental activities of our being in the world। तो हाना आर्डेंट जो कि एक टोटलिटेरियन थिंकर हैं, उनका एक पूछा जा रहा है, हाना आर्डेंट एनालाइजेस द वाइटा एक्टिवा via 3 categories which corresponds to the 3 fundamental activities of our being in the world। So, इसका आंसर क्या होगा? हाना आर्डेंट किस 3 चीज पे फोकस करती है भाई? लेबर, वर्क एंड एक्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का होगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, आइडेंटिफाई द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, ट्रू, देयरफॉर इट हैज अ सिंगल पार्टी सिस्टम, यस। इंडिया एंजॉय मल्टी पार्टी सिस्टम, ट्रू है। ब्रिटेन हैज 2 पार्टी सिस्टम, जापान एंजॉयज 2 पार्टी सिस्टम, साउथ अफ्रीका हैज अ सिंगल पार्टी सिस्टम। ओके देखो ए और बी तो है तुम्हारा एकदम करेक्ट, श्योर हो। तो ए और बी ठीक है। तो तुम्हें सारे ही जानना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जापान जो है, जापान एंजॉयज 2 पार्टी सिस्टम, ओके। तो जापान का अगर तुम देखोगे कंडीशन, जापान में एक ही पार्टी है, तो डी वाला इनकरेक्ट है। जब डी तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया एंड ए और बी तुम्हें पता है, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है ए, बी और सी, क्योंकि ब्रिटेन में जो 2 पार्टी है उसमें याद करो, ब्रिटेन हैज 2 पार्टी, उन 2 पार्टी में एक का नाम क्या होगा? वन सेकेंड, इसमें आई गेस ब्रिटेन हैज 2 पार्टी सिस्टम कैसे हो दिखा रही है? ब्रिटेन का में तो मेरे अकॉर्डिंग जो है पॉलिटिकल सिस्टम जो है 2 डोमिनेंट पार्टीज है, यस, हाँ, ब्रिटेन में 2 डोमिनेंट पार्टीज रही तो हैं, कंजर्वेटिव्स एंड लेबर, याद करो यार, ठीक है। तो ए, बी और सी इसका आंसर ठीक होगा। आते हैं इस पे, चलो इसको करते हैं सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मैं चलूंगी डी के साथ 1, गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, डी के 1 से मेरा हो जाता है क्रैक, फिर भी मैं आगे पढ़ूंगी इसको। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय, सी का 4, ठीक है, पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसां। कौटिल्य, सप्तांग थ्योरी, 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट के बारे में बात करते हैं, एंड वेद व्यास जो है महाभारत का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का होता है ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी पेपर था यार, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन रिलेटेड टू द इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस क्रोनोलॉजिकली, ओके। अगर मैं तुम लोगों की जगह होंगी तो सबसे पहले मैं लिखूंगी इंडस वाटर ट्रीटी। तो डी से स्टार्ट होते हुए मेरे पास 3 ऑप्शन है, एंड डी के बाद इन्होंने खुद ही बता दिया कि देखो भाई बी होगा, ठीक है। तो डी के बाद होगा बी, डी के बाद अगर बी होगा तो उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कारगिल वॉर होगा, क्योंकि कारगिल वॉर जो है 1995-96 के आसपास का टाइम पीरियड रहा है। तो डी बी ए, ठीक है, डी बी ए होगा। उसके बाद तुम्हारा होगा ई, उरी स्ट्राइक, उरी इंसिडेंट जो हुआ था, एंड उरी का ही नहीं, एक मिनट, डी बी, वन सेकेंड, वाई दे हैव मेड दिस थिंग, ओके, इंसिडेंट बोला है ना, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बोला, ओके, हाँ। तो डी बी ए, ठीक है, ई उरी होगा पहले, फिर हो जाएगा पुलवामा इंसिडेंट, डी बी ए ई सी। तो 10th वाले क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर। आते हैं 11th क्वेश्चन पे। ह्यूमन राइट्स आर ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर एलिवेटिंग कलेक्टिविज्म अबव इंडिविजुअलिज्म। आगे बढ़ते हैं, इक्वेटिंग कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, एलिवेटिंग इंडिविजुअलिज्म
above collectivism, opposing collectivism as well as individualism. ह्यूमन राइट्स को किस लिए क्रिटिसाइज करते हो? क्योंकि वो एलिवेट करता है इंडिविजुअलिज्म को अबव कलेक्टिविज्म, कि इंडिविजुअल जो है वो बेस है, तब जाके आप जो है कलेक्टिव थॉट्स को रखोगे. तो ह्यूमन राइट, मानवीय अधिकार. आते हैं रॉबर्ट मर्टन के क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? रॉबर्ट मर्टन्स क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी कैन बी सीन एज. तो रॉबर्ट मर्टन का जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या देखते हैं कि रॉबर्ट मर्टन जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी का क्रिटिसिज्म देते हैं. रॉबर्ट मर्टन, तो रॉबर्ट मर्टन क्या बताते हैं क्रिटिसिज्म में अपना, कि ट्रेंड इनकैपेसिटी है, बी वाला होगा ही होगा तुम्हारा. उसी के साथ वो बताते हैं देखो एक मिनट, ट्रेंड इनकैपेसिटी, तो बी वाला ऑप्शन तो होगा. बी किस किस में है? 3 में है बी. ठीक है, तो बी तो मुझे रखना ही पड़ेगा. बी के अलावा मैं क्या देख रही हूँ, उसी के साथ तुम्हारा क्या होगा, 1 सेकेंड, यस. तो तुम्हारा जो इसमें आंसर होगा, रॉबर्ट मर्टन जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल के बेसिस पे जो क्रिटिसाइज करता है. ट्रेंड इनकैपेसिटी है उसका. ठीक है, उसी के साथ वो डीपर्सनलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स की बात करता है. ठीक है, एंड ये 3 चीज में अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा तुम्हारा. ऑप्शन नंबर 2 दैट इज द ए, बी और डी. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स, ट्रेंड इनकैपेसिटी एंड दी पर्सनलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स पे उनका पूरा क्रिटिसिज्म रहा है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का. आते हैं 13 क्वेश्चन. बहुत इजी है यार, इससे इजी तुम्हें क्या ही चाहिए. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वॉलस्टीन का है. सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अलेक्जेंडर वेंट का है. तो ए का 3, बी का 4, ए का 3 एंड बी का 4 एंड वी आर नॉट गुड टू गो बिकॉज आगे भी है. ठीक है, ए का 3, बी का 4, ये दोनों ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3. उसके बाद हमारे पास क्या है ऑप्शन, डिफेंसिव रियलिज्म एंड ऑफेंसिव रियलिज्म. तो इन दोनों के प्रोपाउंडर्स कौन कौन होंगे भाई बताओ. ऑफेंसिव रियलिज्म कौन देता है? ऑफेंसिव रियलिज्म जो है वो मीयरशाइमर देगा. ठीक है, तो डी का 2 एंड डिफेंसिव जो है वो केनेथ वॉल्स देगा. तो डी का 2 एंड सी का 1, तो डी का 2, सी का 1 एंड द 13 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो थोड़ा फैक्चुअल है क्वेश्चन, मैं पढ़ती हूँ तुम लोगों के लिए. अ पर्सन हु इज इन द नो ऑफ थिंग्स एंड इज विलिंग टू अलर्ट द कंट्रोलिंग अथॉरिटी by disclosing the corrupt act or practice that takes place is called. तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अ पर्सन हु इज इन द नो ऑफ थिंग्स एंड इज विलिंग टू अलर्ट द कंट्रोलिंग अथॉरिटी बाय डिस्क्लोजिंग द करप्ट एक्ट. तो ये लोग कौन होते हैं जो कहते हैं ना, तुम लोगों ने अगर कोई भी क्राइम मूवी देखी होगी तो उसमें क्या बोलते हैं कि हाँ भाई हम सरकारी गवाह बनने को तैयार है, तो वो विसल ब्लोअर होते हैं. ठीक है, तो विसल ब्लोअर एक ऐसा बंदा होता है जो रेडी होता है कि भाई मैं सारे कच्चे चिट्ठे खोलने को रेडी हूँ. एक पर्सन जिसको सब कुछ पता होता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में एंड इज रेडी टू डिस्क्लोज द एक्ट और प्रैक्टिसेस ऑफ करप्शन. ठीक है, 15th क्वेश्चन पे आते हैं. इंडिया बिलीव्स इन द प्रैक्टिसेस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. इंडिया रिफ्यूज टू बी अ पार्टी टू एनी मिलिट्री अलायंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. यस, ट्रू. इंडिया प्रोक्योर्ड इट्स वेपन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज. आई डोंट थिंक सो, इसको होल्ड करो. इंडिया yielded टू अमेरिकन प्रेशर टू रिड्यूस इट्स ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम ईरान. होल्ड ऑन. इंडिया रिफ्यूज टू yield टू वेस्टर्न प्रेशर टू नॉट टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया बिकॉज ऑफ इट्स यूक्रेन विजन. हटाओ इसको, अभी स्टेटमेंट ही बहुत अटपटा है इसका. इंडिया रिफ्यूज टू साइन एनपीटी एंड सीटीबी टू प्रोटेक्ट इट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. यस, तो इंडिया ने तो रिफ्यूज कर ही दिया था साइन करने को, तो ई तो तुम्हारा करेक्ट है. ठीक है, एंड इसमें पूछा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो. तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग होगा ए, बी और ई. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 15th क्वेश्चन का. क्योंकि क्या बोल रहा है, रिफ्यूज टू बी अ पार्टी टू एनी मिलिट्री अलायंस. हाँ, मिलिट्री अलायंस क्या था कि किसी के साथ भी नहीं रहेगा, ना यूएसए के साथ ना यूएसएसआर के साथ. इंडिया प्रोक्योर्ड इट्स वेपन फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सोर्सेज. यस, क्योंकि इंडिया पे जो है उस टाइम पे बहुत पाबंदियां लग गई थी, तो वो पोखरण वाला इंसिडेंट याद करो. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, 1 सेकेंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो दोबारा से. यस,
Ministry of Panchayati Raj, Government of India has initiated measures to make the panchayats vibrant. Arrange the following in sequential order from earlier to later time. So यहाँ पे मुझे दिए हुए हैं बहुत सारे ऑप्शंस, जिसमें है एक तुम्हारा स्वामित्वा स्कीम प्रॉपर्टी, मल्टी बिजली योजना एंड रिवैम्प्ड राष्ट्रीय। तो देखो इसका मैं ऑप्शन तुम्हें डायरेक्ट बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड है DACB। तो देखो एक दो क्वेश्चन तुम्हें ऐसा टकरा सकते हैं, तो ठीक है अगर टकरा गए तो अगर तुम्हें आता है, देखो जिसका करंट अफेयर्स पे अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कमांड है या फिर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, तो एक क्वेश्चन के पीछे तुम ये नहीं बोल सकते हो हे मैम बहुत ज़्यादा है यार ये क्या हो गया, इतना टफ क्वेश्चन आ गया। बट तुम ये सोचो कि बाकी पेपर अभी तक मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तुम लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन ऐसा बम्प किया है जो हम लोग थोड़ा अनअवेयर हैं या फिर हमें इतना इन डेप्थ नहीं पता है। तो अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे टकरा भी जा रहे हैं पेपर में तो चिल मारो यार, इतना ठीक है, पेपर का लेवल तो थोड़ा बहुत सेट करेंगे ही, बट हाँ जो मैक्सिमम पेपर आ रहा है उस पर तुम फोकस करो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 का डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी है DACB। तो इसको अरेंज कर लेना तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितना प्यारा है, तुम लोग इसको नहीं करोगे तो तुम लोग पिटाई खाने वाले काम कर रहे हो फिर तो, क्योंकि तुमने फिर पढ़ा नहीं है। क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 में दिए हुए तुम्हें पूरे सारे थ्योरीज दिए हुए हैं एंड लिस्ट 2 में तुम्हारे थिंकर्स हैं। क्या बोल रहा है लिस्ट 1, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड इम्प्रिंट ऑन रिसर्च इनटू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओके आगे पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन हायरार्की एंड अथॉरिटी, focus on the values like citizen responsiveness, worker and citizen participation in decision making. Psychological orient imprint on research into industrial relation, एक ही मेरे को याद आ रहा है मेयो, तो बी का 3 से मैं मार्क करूंगी। बी के 3 में मुझे 2 ऑप्शन दिख गए। उसके बाद थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है मुझे मैग्रेकर याद आ रहा है। एक मिनट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन तुम्हारा होगा, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन तुम्हारा जो है मैग्रेकर का ही होगा। यस मैग्रेकर का है तुम्हारा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैग्रेकर हो गया तुम्हारा इसमें। फॉलेट हो गई तुम्हारा सी में, सी का 1। तो सी का 1 से अगर मैं देखूंगी तो मेरा क्रैक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम। पबैट का एकदम कहते हैं ना बेसिक क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट टू। आगे बढ़ते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ द मैकियावेली इंक्लूड दिस एंड चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल रिजीम, क्रिटिक ऑफ द क्लासिकल फिलोसफिकल आइडियाज, criticism of liberty, ideas on republicanism, analyzing power. Okay, key elements of Machiavelli को पूछ रहा तुम्हें। key elements of Machiavelli include what? तो की एलिमेंट्स ऑफ मैकियावेली में जाऊंगी तो वो पॉलिटिकल रिजीम्स को कभी भी क्लासिफाई नहीं करते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, वो क्लासिकल फिलोसफिकल आइडियाज़ को यस ही क्रिटिक करते हैं, वो थोड़ा एक मिनट की एलिमेंट्स, हाँ देखो डी और ई तो होना ही होना है क्योंकि वो पावर को एनालाइज करते हैं एंड आइडियाज़ ऑन रिपब्लिकनिज्म भी रखते हैं वो कहीं ना कहीं। तो डी और ई मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ए होगा या तो बी होगा। अगर मैं ए के साथ जा रही हूँ तो पॉलिटिकल रिजीम्स को कभी भी क्लासिफाई नहीं करते हैं, तो तुम बी के साथ जाओगे तो बी डी ई तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर। अभिनव भारत अ सीक्रेट, इसका सिंपल आंसर है वीडी सावरकर। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं बता सकूंगी क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, नेटो इज अ सिक्योरिटी पैक्ट क्रिएटेड फॉर द डिफेंस ऑफ अ यूएस लेड वेस्टर्न कंट्रीज। ट्रू। वॉर्सो पैक्ट वॉज क्रिएटेड बाय सोवियत इन अलायंस इन, हाँ ठीक है ट्रू। सार्क वॉज क्रिएटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया। तो ए और बी तो करेक्ट है भाई, ए और बी तो तुम बिल्कुल हटा नहीं सकते, ए और बी तो तुम देखो सी और डी को डायरेक्ट। आसियान इज अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या आसियान को तुम सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो? आसियान का फुल फॉर्म क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। तो आसियान को ये एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। यस ट्रू है। तो यहाँ पे हम जो है ए बी डी तो ऑप्शन है हमारे पास, अगर ए बी के साथ मुझे डी लिखना है, या सी भी सही है तुम्हारा, सिंपल है। सार का भी तो ये था ना कि वो कंट्रोल, वो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी रीजंस थे उसके भी।
बट वो लास्ट में जो पाकिस्तान ने बदमाशी की तो उसके कारण जो है वो उसको कंडेम कर दिया था हमने. Consider the statements about the constitutional government. It is a form of limited government, one where the constitution is the basis of public authority, where prime minister is the formal head of the state, where there is always universal adult franchise, there is always no. अगर मैं D को लूँगी तो मैं E को नहीं ले सकती हूँ. ठीक है, तो E को एलिमिनेट करो. E को एलिमिनेट कर दिया मैंने. उसके बाद देखो A भी तो कॉमन है सब में. ठीक है, ए बी तुम्हारा कॉमन है. ए और बी तो कभी गलत ही नहीं होगा तुम्हारा. उसके बाद तुम्हारा क्या आता है नेक्स्ट में, ए बी के साथ तुम्हारा क्या जाएगा, ए बी के साथ या तो डी जाएगा या तो ए बी के साथ तुम्हारा सी जाएगा. और मुझे लगता है हमारे पास में कभी भी वन वेयर देर इज ऑलवेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ऑलवेज बहुत ही क्रूड. एक मिनट, फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट. ओके, नो, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट कैसे हो गया भाई? प्राइम मिनिस्टर तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा तुम्हारा. हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा. तो यहाँ पे जो तुम अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी के साथ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा ये लाइन बोल रहा है हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस समझो. हेड ऑफ द स्टेट जो है तुम्हारा प्रेसिडेंट होता है इंडिया के कंटेक्स्ट में, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो तुम्हारा प्रेसिडेंट होता है. सॉरी, हेड ऑफ द स्टेट तुम्हारे प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है. हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं होगा. तो सी को एलिमिनेट करो, ई को एलिमिनेट करो, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए, बी और डी हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, वन वेयर देर इज ऑलवेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ जस्टिसेबल राइट. जस्टिसेबल राइट फंडामेंटल राइट से उसके आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म. इंटरनेशनल रियलिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट एसोसिएटेड हो सकता है? पावर इज बोथ मीन्स एंड एंड, बिलीव्स इन द रिलेटिव गेन रादर देन एब्सोल्यूट गेन. सी को तुम एकदम करेक्ट करोगे. एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट. इसको तुम अभी होल्ड पे रखो. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल ऑफ पावर, बिल्कुल ट्रू है. तो सी और ई को तो रखना है भाई मुझे. सी और ई मुझे एक ही दो में दिख रहे हैं. एक है ए बी सी ई और यह है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. ठीक है, तो सी और ई तो करेक्ट है. अब आगे चलते हैं. फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय हायरार्की एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाय एनार्की. यस, ट्रू है. तो ए होगा. ए के साथ मैं सी और ई को लूंगी. तो ए के साथ सी और ई मुझे जो है दो ऑप्शंस में दिख रहे हैं, तो मैं फिर बी को देखती हूँ. पावर इज बोथ मीन्स एंड एंड्स. यस, इंटरनेशनल रियलिज्म यही तो बोल रहा है. एंड ई क्या बोल रहा है? डी, एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट. नो, ये कंस्ट्रक्टिविज्म का आइडिया है, रियलिज्म का नहीं होगा. तो ए बी सी और ई हो जाएगा तुम्हारा 23rd का ऑप्शन नंबर 4. आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा? हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ. तो इसका आंसर जो है हरिजन आ गया, संघ आ गया, तो एक ही नाम है, महात्मा गांधी. बस तुम करो और आगे बढ़ो. ठीक है, आते हैं 25th क्वेश्चन पे. 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट रिक्वायर्स अ स्पेशल एलीट. ओके, आगे बढ़ते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इनकेपेबल ऑफ इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इग्नोर्स द लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक रिलेशंस. डेमोक्रेटिक सिस्टम रिफ्लेक्ट्स जेंडर. जेंडर जैसी आएगा तुम्हारा, जेंडर से तुम्हें सीधा फेमिनिज्म मार्क करना है. तो डी का 3 मार्क करो. डी के 3 से मेरे पास 2 आ गए यहाँ पे. उसके बाद इकोनॉमिक रिलेशंस, सी का 2. देखो, डी का 3, सी का 2 एंड आई एम गुड टू गो विथ ऑप्शन नंबर 3. बाकी को भी मार्क कर लेते हैं. ए का 4 होगा. कंजर्वेटिज्म, स्पेशल एलीट, यस. बी का 1, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इनकेपेबल ऑफ द इफेक्टिव गवर्नमेंट. लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा. ठीक है, जेंडर से करो फेमिनिज्म को मार्क, इकोनॉमिक रिलेशन मार्क्सिज्म को जोड़ो. चलो आगे बढ़ते हैं. डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या बोल रहा है ये? डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी चैंपियंस. तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या बातें करता है? डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम पढ़े, अगर हम समझे या पढ़े, तो हमें क्या समझ में आता है कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का जो पूरा आइडिया है वो देते हैं कोहेन, जोशुआ कोहेन. एंड उनका ये मानना है कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो है, जहाँ पे सिटीजन जो है वो कहीं ना कहीं डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं. ठीक है, एंड उसी के साथ वो रैशनली होता है. तो यहाँ पे देखो, पब्लिक यूज़ ऑफ रीज़न होगा. ओके,
डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन होगा, तो बी और सी, तो मैं करेक्ट करूंगी बी और सी, यस बी एंड सी ओनली, बस आगे बढ़ो इसमें। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्पासेस activities relating to the centralization and limiting the number of agencies that deals with the development to be undertaken. Okay, आगे बढ़ते हैं। न्यू मैनेजमेंट एजेंसीज एंड सिस्टम्स मस्ट बी डिवाइज्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिलीवरी, अपॉइंटिंग trained personnel to give specialized support, regulating the agencies that deal with the commercial activities. Okay, relating to centralizing, limiting the agencies to deal with the development to be undertaken. एक मिनट, या दिस इज द गुड टू गो। अपॉइंटमेंट, इसमें देखो तुम्हें ऑप्शन में अपॉइंटिंग ट्रेंड पर्सोनल टू गिव स्पेशलाइज सपोर्ट, डी तुम्हारा होना चाहिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो देखो डी कहाँ पे, डी तुम्हारी 3 जगह, डी के साथ तुम्हें रखना होगा, ओके डी पहले तो इंपॉर्टेंट है तो डी को रखूंगी मैं। रेगुलेटिंग द एजेंसीज दैट डील्स विद द कमर्शियल एक्टिविटीज, यस तो डेवलपमेंट में तो ये भी आएगा ना, तो डी और ई को रखना है मुझे। डी और ई मेरे पास कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है डी और ई, डी और ई, डी, या दिस वन। तो 27 क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर नंबर 4, ए, ई और डी। अब आते हैं अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिलोसफर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें कौन कौन से थिंकर है, पॉपर है, जॉन रॉल्स है, मैकफर्सन है, रॉबर्ट डहाल है, हर्बर्ट मार्क्यूज है। ठीक है, तो इसमें अगर मुझे मार्क करना हो तो इसको मैं कैसे करूंगी, अरेंज द फॉलोइंग थिंकर फिलोसफर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कार्ल पॉपर, जॉन रॉल्स, मैकफर्सन, रॉबर्ट डहाल, हर्बर्ट मार्क्यूज। अगर मुझे इस क्वेश्चन को मार्क करना हो तो मैं इसमें सबसे पहले मैं लूंगी तुम्हारा कार्ल पॉपर को, ए के बाद मैं जाऊंगी 1 सेकेंड, कार्ल पॉपर, अकॉर्डिंग टू मी तो कार्ल पॉपर, एक मिनट, अगर कार्ल पॉपर को, इट्स अ वेरी वीक क्वेश्चन आई थिंक, क्योंकि कार्ल पॉपर जो है फॉल्सिफिकेशन की थ्योरी देते हैं, वो आप याद कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा सूटेबल है। ठीक है, हर्बर्ट मार्क्यूज क्रिटिकल के हैं, रॉबर्ट डाल कंपैरेटिव में आप लोग जानते ही हो, सीबी मैकफर्सन जो है इंडिविजुअलिज्म, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का पूरा देते हैं कॉन्सेप्ट, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, कार्ल पॉपर फॉल्सिफिकेशन का पूरा आइडिया देते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे वेग लग रहा है, इसके ऑप्शन सही दिए हुए नहीं है, तो वी कैन लीव दिस क्वेश्चन, बट यस यू कैन, जैसे मैंने बताया कि इनकी थ्योरीज जो है, कार्ल पॉपर की फॉल्सिफिकेशन, रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, मैकफर्सन की पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, रॉबर्ट डाल कंपैरेटिव में जो है, हर्बर्ट मार्क्यूज क्रिटिकल हैं, कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी के लिए, सॉरी हर्बर्ट मार्क्यूज को आप याद कर सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटन आर्ग्यू दैट द सिटीजनशिप should extend to the country in which individual resides, people based upon where a person is born, world as a whole, persons accepted by the government based, no, तो यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन जो है वो विश्व हिंदू है, वर्ल्ड एज अ होल की बात करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 3 है। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें हम देखते हैं हार्टलैंड थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी तुम्हारा दिया हुआ है, रिमलैंड थ्योरी है, एंड उसके बाद है सी पावर थ्योरी तुम्हारा। तो हार्टलैंड थ्योरी जो है तुम्हारा मैकिंडर ने दिया है, ए का 2 से मेरे 2 ऑप्शन क्रैक होते हैं। हार्टलैंड थ्योरी के बाद क्या दिया हुआ है मेरा, रिमलैंड थ्योरी। अब ये रिमलैंड थ्योरी किसने दिया भाई, रिमलैंड थ्योरी जो है वो दिया गया है तुम्हारा स्पाइकमैन ने। तो बी का 4, ए का 2 एंड बी का 4, ए का 2 एंड बी का 4, यस ऑप्शन नंबर 1। एंड सी का हो जाएगा सी पावर थ्योरी, एटी महन का है, एंड एयर पावर थ्योरी जो है तुम्हारा अलेक्जेंडर सिवर्स्की का है। आगे चलो, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। तो ए का 4 से मेरा मैच हो जाता है, फिर भी मैं आगे बढ़ूंगी। एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी का 2 हो जाएगा तुम्हारा, 1949 में होता है। फर्स्ट रिपब्लिक डे, सी का 1 1950 में होता है, डी का 3 प्रोमिलिगेशन ऑफ इमरजेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होता है। इंडियन डायस्पोरा इज अ स्ट्रैटेजिक एसेट फॉर द कंट्री। India receives large volume of remittances. Illegal Indian migrants have given a bad name to India.
Indian American played a key role in the passing of the Indo-US nuclear deal. India trained engineers were instrumented in ushering an IT revolution in the US and then bring it to India. Indian diaspora is a source of soft power for India. Yes, देखो ई इसमें करेक्ट है, ठीक है, सबसे पहले बता दे रही हूँ क्योंकि सॉफ्ट पावर है इंडिया का, इंडियन डायस्पोरा जो कि बाहर में रह रहा है, तो ई को तो तुम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो। और मेरे पास एक ही ऑप्शन में यहाँ ई दिख रहा है जो कि है ऑप्शन नंबर 1। फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। इंडिया रिसीव्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ रेमिटेंसेस, यस हमें मिलता है, जो करेंसी एक्सचेंज के थ्रू हमें मिलता है। सी वाला भी तुम्हारा इंडियन अमेरिकन, ये वाला मुझे थोड़ा डाउट एंड फिशी हूँ मैं, बट सिंस वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, ई वाला मुझे लेना ही लेना है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 लूँगी। सिस्टम थ्योरी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिस्टम थ्योरी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ, तो यहाँ पे क्या देख रहा है, सिस्टम थ्योरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे समझेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सिस्टम की तरह समझेगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का होता है ऑप्शन नंबर 2 आंसर। आगे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी विच वन इज नॉट रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से कौन सा नॉट रिलेटेड है। ओके, इंडियन डेमोक्रेसी का अगर हम देखें तो इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन हुआ है विच इज नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी ग्लोबल, यस पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन तो हमारे इंटरनल पार्ट था ना भाई, इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी ना, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण इससे तो कोई, इसका तो कोई लेना देना हुआ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी ओनली हो जाएगा। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म घिसा पिटा क्वेश्चन है, डीडीयू पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। Who has propounded the concept of power elite? Okay, the concept of power elite कौन देगा भाई, सी राइट में, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। Peaceful rise of China is a myth rather than reality. Okay, China's nibbling neighbors' territory through salami slicing strategy is against its claim of peaceful rise. सलामी स्लाइसिंग देखो पहले समझो है क्या। सलामी स्लाइसिंग का मतलब है कि जैसे आप पतला पतला एकदम काटते हो ना, धीरे 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 एकदम पतला पतला जो है, वैसे ही इंडिया को जो है चाइना जो है वो धीरे धीरे करके जो है उसका टेरिटरी अपनी तरफ लेना चाहता है, एंड इट्स ट्रू। ए को मैं करेक्ट करूंगी। चाइना's massive aid to Asian and the African country undertakes its claim to peaceful rise. Okay, आगे बढ़ते हैं। China's pursuit of wolf warrior diplomacy contradicts its claim to powerful rise. And उसके आगे क्या बोल रहा है, एंड उसके आगे तुम्हारा क्या बोल रहा है, चाइना सपोर्ट टू नॉन डेमोक्रेटिक and non-democratic, what it is saying, non-democratic and authoritarian country violates its claim to peaceful rise. ओके, 9 डैश लाइन्स इज अगेंस्ट इट्स क्लेम फॉर, तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसमें ऑप्शंस देखूंगी तो मुझे लगता है इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी, चाइनाज मैसिव एड टू, हाँ तो ए बी सी ई इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर। आगे बढ़ो। अम्बेडकर वॉज अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, विच ऑफ द फैक्ट्स एंड ओपिनियंस आर ट्रू। Ambedkar defended social justice as a means for giving equal opportunity to all. Jyotiba Phule was his idol. He was the first, first attorney general तो कभी रहे नहीं है अम्बेडकर. How can he be the first attorney general? I don't think so. First attorney general of India. First attorney general of India. मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाड़ थे, ठीक है, वो थे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी हटाओ, ऑप्शन नंबर सी हटाओगे तुम तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ए बी डी और ई, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन, फॉर बीइंग कंसिडर्ड एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड एट लीस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट, यस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इन जनरल इलेक्शन द पार्टी मस्ट गेट यस 6% एंड 6 एटलीस्ट 4 लोकसभा, ए और बी तुम्हारा करेक्ट है। इट हैज़ टू विन
minimum of 2% of seats in the Lok Sabha from at least 3 different states. Yes, true. A, B, C तो correct है तुम्हारा. And D में the state party plays a vital role. No, 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 no. एक मिनट. Party plays a important role in the regional political system in India. True है. It should be recognized. No, 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 no. Local level parties इसका कोई मतलब नहीं है. तो A, B, C, D हो जाएगा तुम्हारा. Last question for today. Which among the following statements are not correct about the parliamentary system of government in India? All parties in the parliament are represented in the government. True. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. Responsible to the parliament and can be removed by it. थोड़ा वेग है, रुको आगे बढ़ते हैं. Government is elected for a fixed term. True. The government is chosen by the parliament and cannot be removed. नो अगर गवर्नमेंट के पास अगर मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो पार्लियामेंट जो उसको रिमूव नहीं करेगा, उस पर सीधा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा. एन इंडिपेंडेंट बॉडी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ट्रू है. तो ई को मुझे रखना है. ई के साथ या तो मैं मुझे बी के साथ तुम्हें सी को फिर से देखते हो. गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म. यस ट्रू. बी सी ई. बस इसका सिंपल सा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर. सो थैंक यू सो मच गाइज मेरी वीडियो को देखने के लिए. मेरी वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड डू वॉच ऑल माई वीडियोज़. एंड किसी को भी अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी भी एग्जाम के लिए, BA MA के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, नेट के मटेरियल अगर किसी को चाहिए हो, मेरे को रीच आउट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे. एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी मेल ID पे. सो थैंक यू सो मच गाइज. कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू वॉच ऑल माई वीडियोज़. थैंक यू.